गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इडू फ्लाई जेई नीट। तो लास्ट क्लास में अपन इस पे स्प्रिंग की कटिंग के प्रॉब्लम्स देखे थे, स्ट्रिंग के कटिंग के प्रॉब्लम्स देखे थे। एनएलएम चल रहा है पूरा, एनएलएम के बाद फ्रिक्शन चलेगा। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट लेने चल रहे हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है वो चीज़ पहले ध्यान से समझें। मान लीजिए कि एक आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आप कहाँ से देख रहे हो कोई चीज़। मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आप ग्राउंड पे बैठे हो, दोनों केस में बात करेंगे। अगर मान लें कि एक ऑब्जेक्ट लटका है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? व्हेन ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जहाँ से आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, अगर वो ग्राउंड पे बैठा है, व्हेन ऑब्जर्वर is sitting on the ground, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है ऑब्जर्वर का। तो इसको जो भी चीज़ें दिखाई देंगी सब कैसी होंगी? इनर्शियल फ्रेम। अब एनएलएम जो न्यूटन्स लॉज होते हैं, Newton's laws is applicable only inertial frame of reference। न्यूटन के जितने भी, चाहे फर्स्ट लॉ की बात कर लें, लॉ ऑफ इनर्शिया, या लॉ ऑफ मोमेंटम की बात कर लें, या थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन की बात कर लें, तीन के तीनों लॉज जो होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो नॉन इनर्शियल नहीं होते। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाह रहा है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन, इसकी आप स्टडी करना चाह रहे हो और ये एक्सेलरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। अभी तक आपने क्या किया था, जो आपने पिछले काइनेमेटिक्स में देखा कि एक बालक बैठा है यहाँ पे, ये भी है, दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों के बीच मिनिमम दूरी क्या होगी, कौन पार्टिकल कब गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे फेंका जाता है, वो सब की सब इनर्शियल फ्रेम में थी, वो नॉन इनर्शियल में नहीं थी। वो सारी की सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व की जा रही थी। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम कुछ ऐसा चेंज हुआ कि अब जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाह रहे हो ना, वो किसी सिस्टम पे एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। ग्राउंड, अब देखें, ये ग्राउंड तो रेस्ट में है। अगर ऐसे माने कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऐसे मान लें कि ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, इसके लिए ये जो ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, ये चूंकि रेस्ट पे है, लेकिन ये क्या है, इस पे अगर इसको इस पे बैठा दोगे बस पे, तो ये तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? मूव करेगा। ये क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। आपका एक्सेलरेशन मतलब व्हेन ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। अगर यहाँ पे भी ग्राउंड को ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो क्या है? रेस्ट पे है। भाई यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में तो घूम रही है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ भी रेस्ट में है। अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करो तो क्या रुकी हुई नज़र आएगी? ऐसे ही इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे अगर देखेगा तो इसको रुका हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है। तो करने का, तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम।
नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल हो गया, ये नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, किसी न किसी एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सा भी सिस्टम लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि कोई सा भी एक सिस्टम अगर लेके हम स्टडी करना चाह रहे हैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, तो ऐसे समझें कि आपके पास एक बस एक ट्रक है। क्या है? एक ट्रक। अ ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक ट्रक है बढ़िया, ये ट्रक मूव कर रही है, यहाँ पे मान लें एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, ड्राइवर चला रहा है बढ़िया, ठीक। अब यहाँ से एक रॉड से एक बॉब को लटका दो, एक रॉड है, फिक्स्ड रॉड है। अगर इस रॉड से एक बॉब को लटका दो, अब इसको करने का तरीका क्या है? आराम से ट्रक चल रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। करने का तरीका अगर आप ये आपको तो पक्का पता है कि ये यहाँ पे इनर्शियल है, इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे ट्रक पे बैठा दो, ट्रक के रिस्पेक्ट में इसकी क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। और ट्रक अगर मूव कर रहा है ए से तो ऑब्जर्वर भी मूव करेगा ए से। तो इसको करने का तरीका, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स ये कहता है कि सूडो फोर्स ऐसा लगना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाह रहे उसका मास, ध्यान समझना, जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाह रहे उसका मास मल्टीप्लाइड बाई जिस सिस्टम पे रखा है उसका एक्सेलरेशन क्या है। जिस सिस्टम पे रखा है, अगर यहाँ पे इस सिस्टम की बात करें, सिस्टम कितने से मूव कर रहा है? एक्सेलरेशन ए से, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो ये कहते हैं इसको द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम में, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रक है, तो ट्रक पे बैठा हो, ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है? ए है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन कैसे लगेगी? डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स की डायरेक्शन उधर लगती है जैसे अपोजिट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर जा रहा है तो सूडो फोर्स जस्ट उसके अपोजिट, सो दैट ये आपस में क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। इसको मैं ग्राउंड पे ले आऊं, इसको कहाँ पे ले आऊं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले आऊं, तो इसके अपोजिट में हमेशा लगेगा। और कहाँ पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लगता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मास m था, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑब्जर्वर को दिखेगा यहाँ से ये ऐसे, ऑब्जर्वर को तो ऐसे दिखेगा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे नहीं है, इसमें टेंशन मान लें T है। क्या है टेंशन? T। अगर ये MA से जा रहा है तो इस पर कितना हो गया? M इंटू ए पीछे की तरफ, तो इसका FBD बनाए, इसका क्या बनाए? FBD। इस पे टेंशन T, ये सूडो फोर्स, ये मास M, दिस इज मास M। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो लग रहा है M इंटू जी, और क्या लग रहा है? जाना इसको, ये जा इधर रही है तो यहाँ पे ये इधर जाएगा, इसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट कितना? M इंटू ए। अगर ये हॉरिजॉन्टल से लेट अस सपोज वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई? एक तो आपको कंपोनेंट मिल गया, क्या? T,
ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, टी साइन हो जाएगा, टी साइन थीटा, और ये वाला टी कॉस थीटा। अब ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में आपके अब ये क्या हो गया, रेस्ट पे है। ठीक, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, मतलब आप लिख सकते हो टी साइन थीटा बराबर एम इंटू ए, और ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो अगर आप डिवाइड कर दे दोनों इक्वेशन को, टी टी कैंसिल, टेन थीटा बराबर एम एम कैंसिल ए बाई जी, या थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द एंगल विच आर मेकिंग फ्रॉम द वर्टिकल। थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, थीटा पता चल गया कि कितने से ये क्या होगा, कितने एंगल से पीछे जाएगा, ये कितने एंगल से पीछे जाएगा। जाहिर सी बात, अगर कार रेस्ट पे होती, कार अगर रेस्ट पे होती, ये मतलब ट्रक रेस्ट पे होती, तो इसको दिखता कि अच्छा ये सीधा लटका है, लेकिन चूंकि कार एक्सेलरेट हो रही है, ये ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा इंक्लाइन लगेगा, ये जो बॉब होगा थोड़ा सा इसको इंक्लाइन लगेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में एक तो सूडो फोर्स लगा दें, और उस जिसका मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ दी बॉब मल्टीप्लाइड बाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाइड बाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? ये एक क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट। वेइंग मशीन, कौन सी मशीन सर? वेइंग मशीन। ये है आपके पास लिफ्ट है, ध्यान से समझना, दिस इज ए लिफ्ट। सर यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, वेट लेने वाली मशीन। ये आपके पास एक वेइंग मशीन है, ओके बढ़िया। सर वेइंग मशीन है, मैं इस पे जाके खड़ा हो गया भाई, लो खड़ा हो गया इसी पे, आराम से वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया। तो तीन केस पढ़ेंगे। वेन केस वन, वेन लिफ्ट is moving with constant speed, when lift is moving with a equal to 0। अगर a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 का मतलब सर एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या समझते हो सर? a इक्वल टू dv/dt आपने बताया था। अगर ये जीरो तब हो सकता है जब वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 0 होता है भाई। मतलब ये कंफर्म है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। सर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है सर, a इक्वल टू 0 है, तो ये वेइंग मशीन कितना जो है इसका वेट मेजर करेगी, वो चीज़ें समझनी है। अब इस पे अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चे ने बोला तो एक तो सर इसका वेट लगेगा m इंटू जी बालक का, और इस वेट के बराबर नॉर्मल लगेगा। वेट के बराबर क्या लगेगा? नॉर्मल। अच्छा, वेइंग मशीन मेजर क्या चीज़ करता है? वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? हमेशा इट विल मेजर नॉर्मल। क्या मेजर करता है सर? नॉर्मल मेजर करता है। अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल की वैल्यू देखें तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू जी है आपका। अगर आप रेस्ट पे हो, बढ़िया मस्त तरीके से जाके वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, तो आपका जो वेट है एम जी, वही क्या नॉर्मल प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ। वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल मेजर करती। क्या मेजर करती है? नॉर्मल। तो सर नॉर्मल किसके बराबर है? वेट के बराबर है।
इस केस में आपका वेट के बराबर आ जाता है, तो आप कहते हो कि मेरा ये वेट है। अगर मान लो कि आपका 60 किलोग्राम मास है तो वेट कितना होगा? अगर जी की वैल्यू 10 ले लें तो बच्चे ने बोला सर एन बराबर एम की वैल्यू 60, जी की वैल्यू 10, वैल्यू कितना 600 न्यूटन, इसका क्या आ गया? वेट आ गया। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम ऐसे ही बात करें, अगर इसी केस में केस नंबर 2 की बात करें, केस 2 की बात करें, अगर यही लिफ्ट जो है मूव करती विद एक्सेलरेशन ऑफ ए, ध्यान से समझें सर, यही लिफ्ट है हमारी, बढ़िया से यहाँ पे वेइंग मशीन दिया है सर, ये वेइंग मशीन है, ठीक। अब यहाँ पे आप गए खड़े हो गए भैया, यहाँ पे आप जाके खड़े हो गए सर, मैं तो यहीं पे खड़ा हो गया, बताना है भाई आज वेइंग मशीन का क्या मेजर। सर ये मैं जाके बढ़िया से खड़ा हो गया अपने दोनों पैरों पे। अब एक बात बताओ, अगर ये लिफ्ट मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ ए ऊपर की तरफ, कहाँ की तरफ सर? ऊपर की तरफ। अब एक बात बताओ, ये सिस्टम अगर पूरा का पूरा लिफ्ट मूव कर रहा है, ये पूरी लिफ्ट सर ऊपर जा रही है खटाखट खटाखट, लेकिन ये ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। अब एक बात बताओ, ये इनर्शियल हुआ कि नॉन इनर्शियल? दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मूव कर रहा है कि नहीं? ये अब जिसकी स्टडी करना चाह रहे हो, अगर ग्राउंड से देखो तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए है, वो भी ऊपर की तरफ। तो एक बात बताओ, ये तो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग अपवर्ड। फिर यहाँ पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। सर इस पे तो वेट तो लगेगा नीचे, मैंने बोला ठीक है लगा दो भाई, वेट नीचे लगा दो। कितना सर? एम इंटू जी, बच्चे ने बोला एम जी, अगर इसका मास एम है। दूसरी बात सर, नॉर्मल इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, यहाँ पे जो नॉर्मल, सर ये नॉर्मल हो गया सर, नॉर्मल यहाँ पे लगेगा। और ये जो सूडो फोर्स है, जो अगर इसका मास m है एंड दिस सिस्टम इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ a, तो देयर इज ए सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपने देखा, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर ये फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दिस इज सूडो फोर्स एफ पी मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, सूडो फोर्स PSEUDO। सर ये वैल्यू क्या है? m इंटू ए। अब एक बात बताओ, ये तो नीचे लगा सर, ये भी नीचे लग गया, सूडो फोर्स नीचे लग गया सर। क्यों लगा भाई? क्योंकि सर ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा था, उसके जस्ट अपोजिट हमें क्या लगाना था? सर सूडो फोर्स लगाना था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल क्या मेजर, ये जो नॉर्मल होगा वही तो ये वेइंग मशीन मेजर करेगी। अब नॉर्मल कितना मेजर कर रही है? सर नॉर्मल की जो वैल्यू आ रही है, एक तो mg मेजर कर रहा, दूसरा m इंटू ए। एक बात बताओ, पहले से ज़्यादा रीडिंग आएगी कि कम रीडिंग आएगी? पहले आपने क्या मेजर किया? सर पहले केस में हम n बराबर mg मेजर किए थे, इस बार mg प्लस a भी मेजर कर रहे हो। जितना तेज एक्सलेट करोगे उतना ज़्यादा नॉर्मल आप मेजर करोगे। आप इस चीज़ को एक लिफ्ट में, आपको मेले में कभी गए हो, वहाँ पे उसकी मशीन इतनी बड़ी मशीन आती है, 1000 रुपये की। 1 रुपये अगर आप उसमें डाल, पहले तो ऐसे सिस्टम था, हर रेलवे स्टेशन पे लगा दिया गया था, 1 रुपये डालो, फिर लाइट वाइट जलती थी, फिर आपका वो वेट बताते थे। ज़्यादा महंगी मशीन नहीं आती, उसको लिफ्ट में जाओ, लिफ्ट में ले जा कर के ये सारी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स समझना है, जितना तेज एक्सेलरेशन होगा लिफ्ट का उतना ज़्यादा नॉर्मल मेजर करोगे, ठीक। पता लगा अभी वेट 600 न्यूटन आ रहा है, कल को 800 न्यूटन आ जाए, ऐसे ही होगा ना भाई। तो सर ये तो रहे केस 2 की बात, मतलब सर नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा हो गया, नॉर्मल तो सर बहुत ज़्यादा हो गया। केस नंबर 3 की बात करते हैं।
केस नंबर 3 सर, केस 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिफ्ट है सर, बढ़िया से लिफ्ट लो भाई, लिफ्ट है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ ए। लिफ्ट जो जिस फ्रेम है, फ्रेम ही मूव कर रहा है, फ्रेम इज मूविंग। तो सर मैं यहाँ पे वेइंग मशीन पे बैठा हूँ, वेइंग मशीन यहाँ पे, सर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, लो भाई यहाँ पे हो आप। एक तो बच्चे ने बोला सर इसका वेट लगेगा नीचे कितना, m/g, और बच्चे ने बोला वेट यहाँ पे सर नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। और अगर ये ma है, ये a एक्सेलेरेशन से सर नीचे जा रहा है, ये सर ये नीचे जा रहा है, सिस्टम, सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड सर। अगर सिस्टम नीचे जा रहा है तो इसका सर सूडो फोर्स किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसके जस्ट इसका मास मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ दिस फ्रेम, सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सर, यहाँ पे लगेगा। ठीक है सर, बढ़िया है, दोनों बातें समझ में आ गई। अब एनएलएम न्यूटन्स का नियम लग सकता है क्या, एफ नेट बराबर एम ई सर, बढ़िया सर। ये वैल्यू कितनी है सर, अगर आप ध्यान से देखो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू एम जी माइनस एम ए सर, माइनस क्यों सर, अगर एन ये दोनों बराबर हैं इसके लिए अब यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए। अब इसके लिए ए रेस्ट पे है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स बराबर कर दो, ऐसे भी सोच सकते हो सर। मैं तो सर ऐसे सोचूंगा, अगर नॉन इनर्शियल बना ही दिए हो मैं तो यहीं से खड़ा होकर देखूंगा ऐसे। तो ये और ये क्या हो जाएगी, n प्लस m इंटू ए बराबर सर एम जी, या n बराबर एम जी माइनस एम ए सर। ये सर नॉर्मल कम आया कि ज़्यादा, बताते चलना, नॉर्मल कम आ रहा है कि ज़्यादा, सर नॉर्मल ज़्यादा आ गया कि कम आ गया, सर कम आ गया, एम जी माइनस एम ए है, m ले लो कॉमन तो वैल्यू कितना g माइनस ए। अगर यहाँ पे g की वैल्यू, इफ acceleration of the lift, if acceleration of the lift a इक्वल टू जी हो जाए, a इक्वल टू जी हो जाए, फिर क्या होगा भाई, तो सर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी माइनस जी सर, g माइनस जी सर। तो g माइनस जी सर ये तो जीरो हो गया, नॉर्मल आ गया जीरो, बच्चा पागल हो गया, मैं तो खड़ा हूं, मेरा वेट ही नहीं मेजर कर पा रहे, रीडिंग ही नहीं आ रहे सर, जीरो हो गया, नॉर्मल ही जीरो हो गया भाई। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, वेटलेसनेस जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। समझ में आ रहा है ना भाई, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से तीनों केस में बात कर लेते हैं, मज़ा आएगा आपको, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। एक बालक है, बालक ये लिफ्ट में गया, वेइंग मशीन पे चढ़ गया, सर वेइंग मशीन पे गया, चढ़ गया, यहाँ पे बालक कितने केजी का, मान लो 40 किलोग्राम का, कितना 40 किलोग्राम का मास है इस बालक का, यहाँ पे खड़ा है वेइंग मशीन पे बढ़िया मस्त तरीके से। तीनों केस में आपको बताना है, अगर a इक्वल टू 0 हो, a इक्वल टू जी बाई 2 ऊपर मूव करे, a इक्वल टू जी बाई 2 नीचे मूव करे, तो एक बात बताओ कि वेइंग मशीन कितना कितना मेजर करेगी। तो सर केस नंबर 1, फर्स्ट केस में आपने क्या पढ़ा, n बराबर सर एम जी, यही पढ़ा सर, n बराबर एम जी, बढ़िया सर। एक तो लग रहा है वेट m इंटू जी नीचे, इसका इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल यहाँ पे लगेगा,
मतलब नॉर्मल की वैल्यू केस 1 में mg के बराबर होगी। बच्चे ने बोला m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10 ले लो। वैल्यू कितना आ गई सर? 400 न्यूटन आ गई। ये इसको मेजर करेगा 400 न्यूटन, लेकिन इसको हमेशा ऐसा मानते हैं कि मास में ही। नाम है वेइंग मशीन वेट मेजरमेंट करने का, लेकिन ये देता किस में है? 10 केजी, 5 केजी, 50 केजी, 200 केजी, किलोग्राम में रीडिंग देता है। तो इसको डिवाइडेड, जो इसका जो भी रीडिंग आता है उसको डिवाइडेड बाई जी से 9.8 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करके उसको मास ही रीड करते हैं। फिर भी नाम उसका सर मेरे हिसाब से मास मशीन होना चाहिए इसका नाम, मेरे हिसाब से, लेकिन इसका नाम दे दिए वेइंग मशीन। किसी से भी पूछो कितना वेट है, कहेगा 60 किलोग्राम। अरे वेट 60 थोड़ी ना होता, मास 60 होता है सर। इसका मतलब सर जो भी रीडिंग आएगी, ये रीडिंग उसको डिवाइडेड बाई 10 करके आपको रीडिंग बताता है सर। अच्छा, ये रहा आपका मास बताता है सर। बात दूसरे की करें, जब g/2 से ऊपर जाए तो सर n की वैल्यू सूडो लगेगा नीचे, तो ये वैल्यू कितना? mg प्लस m इंटू एक जगह पे सर g/2, एक जगह पे कितना हो गया सर? g/2 ऊपर जा रहा है वेइंग मशीन। सेकंड केस में नॉर्म सूडो फोर्स नीचे सर। क्या हो जाएगा? m ले लो कॉमन, g प्लस g/2, g प्लस g/2, तो वैल्यू 3g/2 इंटू m सर, या mg इंटू 3/2 सर। अगर आप ध्यान से देखो ये नॉर्मल मेजर करेगा। अब इस नॉर्मल की क्या वैल्यू है? इस नॉर्मल की वैल्यू 3/2, g की वैल्यू 10 और m की वैल्यू 40 सर। तो वैल्यू कितना आ गई? 200। तो आके आपके पास सर वैल्यू 600 आ गई। 600 न्यूटन ये नॉर्मल मेजर करेगा। बच्चा खुश हो गया सर, वेट तो हमारा बढ़ गया। भाई वेट नहीं बढ़ा है क्योंकि सूडो फोर्स लग रहा है, इस वजह से आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, इस वजह से सर नॉर्मल बढ़ गया मेरा। ठीक, अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में अगर जी से नीचे जाए, जी से सर नीचे जा रहा है मेरा, ये 3 नंबर सर n की क्या वैल्यू होगी? सर आप क्या करेंगे भाई? अगर n से a = g/2 से नीचे जा रहा है तो सर इस पे सूडो फोर्स तो ऊपर लगेगा। अब अगर सूडो फोर्स g/2 ऊपर लगा यहाँ पे ऑब्जर्वर, तो सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो वैल्यू कर देंगे तो ये g/2 आ रहा है भाई, g/2, तो इसका मास कितना आएगा? m इंटू g/2 सूडो फोर्स का। सर इसके लिए ये रेस्ट पे है, इसके लिए रेस्ट पे मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये वाला रेस्ट पे हो गया, चूंकि नॉन इनर्शियल में था, इनर्शियल में हमने कन्वर्ट कर लिया सर। सूडो लगाया, इनर्शियल में कन्वर्ट, जैसे इनर्शियल में कन्वर्ट हुआ एनएलएम लगना चालू। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला कौन कौन से फोर्स है सर? एक तो n है, दूसरा m इंटू g/2 है। ये बराबर किसके? mg के। ये बराबर किसके? mg के सर। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू देखें तो mg माइनस mg/2, तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले लो सर? m ले लिया कॉमन, g माइनस g/2, तो वैल्यू कितना आ गई? m इंटू g/2, g की वैल्यू कितना? 10/2 5, तो वैल्यू कितना आ गई? 40 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 5 सर 20 न्यूटन। ये देखो भाई आपका वेट ही घट गया। एक्चुअल में 400 न्यूटन के थे भाई, जब एक्सलेट किया ऊपर तो 600 के हो गए, 600 न्यूटन वेट रीड करने लगा, और जब ये नीचे g/2 से आया तो 200 रीड करने लगा। ये तो अच्छी बात है क्या? इट डिपेंड्स सर, आप कितने तेज से एक्सलेट हो रहे हो, क्या हो रहे हो, ये सब चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं भाई। अब बात करते हैं सर, अगर वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट आ गया, सब आ गया, अगर कुछ सर हमारे पास ऐसा हो जाए कि सिस्टम ये रहे सर, ये इस पे एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे, बताओ सर, अब तो होशियार हो चुके हैं। ये मास m, ये कैपिटल मास कैपिटल M, ध्यान से देखेंगे मज़ा आ जाएगा भाई। अब इसमें कि सर इसमें कैसे लगाएंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करना।
कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m स्मॉल m प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, जिसका एंगल क्या दिया है, थीटा। बोल रहा है विद व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, दिस इज कैपिटल ए, जिसका मास कैपिटल M है, टूवर्ड्स राइट सच दैट दिस स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो ध्यान से समझें क्या बोल रहा है कि एक बात बताओ, आप फील के साथ बताना, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू बराबर सर 0 है, तो ये तो सर अपने आप खिसकेगा। क्यों खिसकेगा सर, इसका जो कंपोनेंट होगा, एक तो सर ये m इंटू जी स्मॉल एम जी, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना सर, ये वाला कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे बना है, ऐसे सर ये मास m था, इसका वेट का एक कंपोनेंट सर ये mg साइन थीटा, ये तो सर इसका नॉर्मल ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर सर। अगर ये mg है तो ये देखो ध्यान से, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा सर। तो जब ये थीटा, तो एक तो ये हो गया mg कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा क्या हो गया इसके जस्ट सर, क्या हो गया, नॉर्मल लग रहा है ये। अब आप किसकी स्टडी करना चाह रहे हो, अगर आप इसको फ्रिक्शन 0 है, मतलब पीछे कोई खींचने वाला नहीं है, एक बात बताओ, इसको रोकना है, इस ऑब्जेक्ट को, छोटे m को रोकना है, ये इसी पर गिरेगा तो ये पक्का ही, क्योंकि इधर एक ही फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, ये अपने आप स्लिप करेगा। अगर मुझे इसको रोकना होगा तो मैं एक इधर से ए एक्सेलरेशन से इस वाले ब्लॉक को, बड़े वाले ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से धक्का मारूंगा, ताकि अगर धक्का मारूं तो एक बात बताओ, अगर इसको ए एक्सेलरेशन दे दिया, इसको अगर ए एक्सेलरेशन दे दिया, तो एक बात बताओ इस पे क्या होगा। अब इसके लिए क्या हो गया, क्या इस ऑब्जेक्ट पे ये हो गया, इस ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर सर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनर्शियल हुआ कि नॉन इनर्शियल। जिस ऑब्जेक्ट पे की स्टडी करना चाह रहे हो, वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा है, और वो सरफेस कितने से मूव कर रहा है, ए से मूव कर रहा है। अगर वो ए से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर ये भी ऑब्जेक्ट ए से जा रहा होगा, बढ़िया। अब इसके गिरने की प्रोबेबिलिटी, अब आपको क्या पता है कि सर इस पे एक सूडो कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स लगेगा अगर नॉन इनर्शियल में गए। अब अगर इसका एफबीडी बनाएंगे, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएं, तो आपको सारी चीज़ें दिखती हुई नजर आएंगी। ध्यान से देखें सभी चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। एक तो सर ये लाइन ऑफ एक्शन, प्लेन के लाइन ऑफ एक्शन सर, ये प्लेन का लाइन ऑफ एक्शन। एक तो ये है, एक तो ये वाला फोर्स mg सर साइन थीटा लग रहा था प्लेन के अलोंग, और सर ये वाला, ये तो नॉर्मल था, और इसका जस्ट अपोजिट ये mg कॉस ऑफ थीटा। अगर आप चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करें तो सर इस वाले पे ये ऐसे m इंटू ए, इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, जा तो ये इधर रहा है, दिस बिगर ब्लॉक इज मूविंग राइट साइड, तो सर सूडो फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। जैसा कि आपने पढ़ाया है कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, कोई फ्रेम है, अगर फ्रेम ही मूव कर रहा है इधर ए एक्सेलरेशन से, तो उस पर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उस पर जस्ट रिवर्स लगेगा। यही सिखाया है। सूडो फोर्स क्या लगता है सर, इसी का मास इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन सर ए, यही लगेगा सर। इक्वल एंड अपोजिट लगा दो भाई। अब एक बात बताओ, ये आपके पास एंगल कितना है सर, ये थीटा था भाई, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना था, थीटा बना था। अब ये और ये आपस में कैसे हैं, ये और ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो सर ये हो गया 90 माइनस थीटा।
मैंने बोला प्लेन के अलॉन्ग बताओ, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो सर ये वैल्यू आ गई थीटा। तो m इंटू ए जो ये आया है कंपोनेंट m इंटू ए, इसके देखे दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये वाला हो गया m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, और सर दूसरा आपके पास इधर m इंटू ए साइन ऑफ थीटा। तो इस वाले ब्लॉक का एफबीडी कंप्लीट एफबीडी आपका मिल गया। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट को चलने के लिए ये चलाने वाला फोर्स तो ये है mg साइन थीटा, जो कि वेट का कंपोनेंट है, लेकिन एक जो इस पे फोर्स लगने लगा, सूडो फोर्स की का जो कंपोनेंट लगने लगा m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, वो तो सर ऊपर लगने लगा फोर्स। तो अगर इफ m इंटू जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, अगर ये दोनों बराबर हुए, ध्यान समझना सर, ऊपर वाला फोर्स, ये ऊपर वाला फोर्स, ये नीचे वाला फोर्स, अगर ये, अब मैं ऑब्जर्वर इसी पे बैठ के देख रहा हूं, मेरे लिए तो ये रेस्ट में हो गया सर, ठीक। तो सर ये ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो इस केस में देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। सर इसमें कोई एक्सलेशन नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, इसी पे रेस्ट पे बना रहेगा, इसके बीच में रिलेटिव मोशन को आराम से यहीं पे खड़ा रहेगा सर, कभी नीचे गिरेगा ही नहीं, कभी नीचे गिरेगा नहीं। लेकिन अगर बच्चे ने बोला सर ये चीज़ ज़्यादा हो गई, ये चीज़ कम हो गई, एक बात बताओ, mg साइन थीटा अगर ज़्यादा हो गया किससे, m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा से, m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा से, तो सर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसका नेट फोर्स क्या हो गया, F नेट बराबर m इंटू ए m इंटू जी साइन ऑफ थीटा माइनस m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड, दिस इज F नेट डिवाइडेड बाई मास। सर m कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू सर हमारे पास a नेट की वैल्यू आ गई, a नेट बराबर क्या आया, g साइन थीटा माइनस a कॉस ऑफ थीटा। ये इतने से किधर जाएगा बताना, ये इतने से ज़्यादा कौन था सर, ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा था। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है तो पूरा ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट मूव करेगा, नीचे की तरफ, किधर, कितनी वैल्यू, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा रिलेटिव टू दिस वन। ओहो सर बढ़िया है। अब एक बात बताओ, ये तो सर अब नीचे स्लाइड करेगा, दिस फ्रॉम दिस एक्सेलेरेशन द ब्लॉक विल स्लाइड डाउनवर्ड, ब्लॉक विल स्लाइड डाउनवर्ड। सर ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड करना चालू करेगा। एक तीसरे बात, एक बच्चे ने सोचा सर कुछ और भी हो सकता है, मैंने बोला क्या, बच्चे ने बोला हो सकता है सर ये वाला फोर्स ज़्यादा हो, ये वाला फोर्स ज़्यादा हो, ये वाला कम हो, तो अब क्या होगा, सोच के ही बताओ भाई। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गया, ये चीज़ कम हो गया, तो एक बात बताओ, सोच के बताओ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे। तो आप कहोगे सर ये अगर ज़्यादा हो गया, एफ नेट बराबर क्या चीज़ ज़्यादा सर, m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। अब सर ये एफ नेट ये हो गया, तो ए नेट की वैल्यू अब किधर होगी सर, ये वाला ज़्यादा होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो अगर डिवाइडेड बाई अब क्या करेंगे सर, m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई मास, मास ने मास को मार दिया, वैल्यू क्या आई, a कॉस ऑफ थीटा माइनस जी साइन ऑफ थीटा। सर a नेट की वैल्यू आ गई। इस एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चढ़ेगा, आप करके देखना, जितने झटके से ऐसे था, ऐसे झटके से करोगे ये वाला ब्लॉक ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा। आपने धीरे धीरे किया, अपने आप गिरेगा। और सर एक अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए आराम से,
तो तीनों केस आपने पढ़ लिया। केस नंबर 1, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये ऑब्जेक्ट रुका रहेगा यहीं पे मस्त तरीके से। अगर ये ज़्यादा हो गया तो नीचे गिरेगा। सर ऊपर वाला ज़्यादा हुआ तो सर ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये तरीका है। अब बात करते हैं कि अब जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में पूरा एक ही लेक्चर में शूट करने की कोशिश करूंगा, पूरा कंप्लीट फ्रिक्शन 1 to होपफुली 2 आवर्स में हो जाएगा। उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छी चीज़ें समझ में आई हों, जितना भी बताया गया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।